प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं गुरमीत कौर माय थर्ड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे प्लाजो विद डायरेक्ट बेल्ट। डायरेक्ट बेल्ट इन द सेंस कि हम इसमें बेल्ट अलग से नहीं लगाएंगे, उसी फैब्रिक में से हम बेल्ट को भी कट कर लेंगे। अब सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि हमें फैब्रिक लगेगा 2.25 मीटर्स, जैसे कि बताती हूँ मैं। एंड मेजरमेंट जो भी हमें लगेंगे वो आप देख सकते हैं। लेंथ, हिप राउंड और मोहरी। मोहरी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। ओके, इस बारी मैंने कम मोहरी ली है। सबसे पहले आप अपने फैब्रिक को डबल में फोल्ड करेंगे एंड वंस अगेन फोल्ड कर देंगे, ताकि चारों सेल्वेजेस एक और फोल्डेड साइड एक और। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोल्ड किया। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, सेंटर लाइन, जो कि होती है हमारी लेंथ, यानी वो हमारी होगी फुल लेंथ प्लस 1 इंच। यहाँ पर हम बेल्ट माइनस नहीं करेंगे। अब ये लेंथ ड्राइंग करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर आपके पास 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, बिकॉज वो 4 इंच में हमारी बेल्ट की केसिंग बनेगी। ओके, तो ये देखिए 2 इंच तो हमारी बेल्ट में लग जाएगा एंड 2 इंच हम ऊपर लेते हैं बैक के लिए। सो इसलिए यहाँ पर 4 इंच फैब्रिक होना ज़रूरी है। वीडियो के एंड में टिप्स होंगे, पॉइंट्स हैं, कुछ आपके डाउट्स सॉल्व किए हैं, वो आप देखना ना भूलें। और वैसे मैं ऑनलाइन हूँ, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले आप लेंगे, ये सेंटर पॉइंट से हम मेजर करेंगे हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो जो भी आपका हिप राउंड डिवाइड बाय 4 करके जो भी आता है मेजरमेंट प्लस 1 इंच ऐड करके, आपने उसको आधा ये साइड लेना है लाइन की ओर, आधा लेफ्ट साइड, आधा राइट साइड, जैसे कि हम हमेशा ड्राइंग करते हैं। सो इस तरह से लिया और आपने इसको मार्किंग लगा के एक सीधी लाइन खींच दी। इस तरह से हमने लाइन खींच देनी है। ये लाइन के बाद आप नीचे की ओर आएंगे, इसी लाइन से हम नीचे लेंगे हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये हमने यहाँ से हम मार्क किया और आप इसको ड्राइंग कर लेंगे। यानी अब आपके पास एक रेक्टेंगल ड्राइंग हो जाएगा, जिसमें कि 2 मेजरमेंट होंगे, हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच एंड हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3। और ये आपको इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेना है। अब बारी आती है क्रॉच की, तो यहाँ से हम 2 इंच आगे आएंगे। 2 इंच का मार्किंग निशान लगाकर आपने इसमें क्रॉच का शेप देना है। ओके, क्रॉच का शेप में जैसे कि हमेशा कहती हूँ, राउंड ज़्यादा कर्व नहीं लेना है। ओके, हमने हल्का सा सिर्फ स्कूप कर देना है। आप दिखा देती हूँ मैं आपको। ये प्लाजो की ड्राफ्टिंग वैसे मेरे ऑलरेडी 2 वीडियो हैं, लेकिन एज ऑफ लाइक मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी, इसलिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सी, अब आपने अपने जो कर्व देना है वो इस पार्ट से देना है, गोलाई वाले पार्ट से नहीं देना है। देखिए ये नहीं, जो ऊपर का जो पार्ट होता है उससे देना है, यानी हल्का सा कर्व आए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यदि हम इसे ज़्यादा कर्व गोलाई देते हैं नेक लाइन की तरह, तो हमारे थाइस के पे से वो जो खींचने वाली जो प्रॉब्लम है वो यही उसी का ही रीज़न है ये एक, कि हमने ज़्यादा शेप कर्व कर दिया। क्रॉच को ज़्यादा कर्व ना करें, हल्का सा स्कूप देना है। और यदि आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है, तो आप सिंपल हैंड से हल्का सा कर्व करके दे सकते हैं। ओके, तो अब ये आप शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा क्रॉच का शेप दे दिया है। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस शेप का। ओके, अब ये जो पॉइंट है उसको आप नीचे मिला देंगे मोहरी के साथ में। अब मोहरी के लिए यहाँ से यहाँ आपने लेना है मोहरी राउंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंच, जो भी आता है आप मार्क कर देंगे उसको। एंड देन हमारी ये जो 2 मार्किंग वाले पॉइंट है वो ऊपर मिला देंगे। ओके, अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ आपके पास क्रॉच की साइड 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचना ही चाहिए, बिकॉज वो 2 इंच में हमारे बैक का क्रॉच भी आएगा। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं, अब हमने अपने जो पॉइंट्स थे वो सब ज्वाइन कर दिया है। तो यानी ये मेरा एक बेस बन गया है फ्रंट पार्ट का। आप पिक में देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी मैंने पोस्ट अपलोड किया है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये देखिए जो फ्रंट पार्ट है, अभी उसमें मैंने इलास्टिक जो हमारी बेल्ट की केसिंग है वो ऐड नहीं की है, वो मैं अब ऐड करूँगी। ओके, वो वहाँ ऊपर होगी जहाँ मैंने फ्रंट पार्ट लिखा है। तो ये देखिए हमारा ये ड्राइंग हो चुका है। अब बारी आती है ऊपर की ओर केसिंग देने की। तो बेल्ट की केसिंग देने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर 2 इंच का एक्स्ट्रा हमें ड्राइंग करना है, एक रेक्टेंगल।
अब ये देखिए, ये 2 इंच आपके पास एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। और ये लाइन तो कॉमन रहती है दोनों के लिए, फ्रंट एज वेल एज बैक। तो ऊपर आपने यहाँ पर 2 इंच की केसिंग देनी है बेल्ट के लिए। तो ये हमारी हो गई डायरेक्ट बेल्ट। तो अब ये देखिए, जो लास्ट की टिप्स है वो आप भूलना नहीं देखने के लिए। वीडियो के एंड में मैंने सब लिख दिया है, एज वेल एज डिस्क्राइब भी कर दिया है कि मीन्स उस चीज़ का क्या मतलब आ रहा है। तो यहाँ से हमने 2 इंच ऐसे लिया दोनों ओर से, एंड देन एक रेक्टेंगल बना लिया। तो ये आपकी केसिंग रेडी फॉर द फ्रंट। ओके, अब इसके बाद बारी आएगी हमारे बैक के क्रॉच शेप देने की। तो अब जहाँ से हमने क्रॉच देते हैं वहीं से फिर वंस अगेन हम 2 इंच आगे आ जाते हैं। यहाँ से हमने फिर से 2 इंच आगे आना है, ये बैक क्रॉच के लिए 2 इंच का निशान। और फिर जहाँ से आप 2 इंच का निशान शुरू करते हैं वहाँ से एक लाइन सीधी खींचेगी, ऊपर तक मिलेगी वो, जहाँ हमारा फ्रंट क्रॉच की जैसे शेप हमने देते हैं। तो एक लाइन आप ड्राइंग कर लेंगे ये पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक। ओके, यहाँ तक आपने लाइन ड्राइंग कर देनी है एक। आप स्केल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंच की जो बड़ा जो स्केल होता है एल शेप का, उससे भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर वंस अगेन फिर से आपने क्रॉच का शेप देना है। क्रॉच का शेप देने के लिए हल्का सा कर्व, वंस अगेन देखिए, ऐसा नहीं, ये ऐसे, ठीक है, हल्का सा शेप देना है, ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया हमारा बैक का क्रॉच शेप। ओके, अब ये बैक का क्रॉच शेप के बाद किसकी बारी आएगी? कोई बोलेगा? अरे कमेंट में लिख दो, ठीक है। अब पहले मैं इसको नीचे मोहरी से मिला लूँगी। ओके, या फिर आप ऊपर बेल्ट का शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपकी ख्वाहिश। यहाँ पर मैंने ये इसको नीचे हम इसको इस पॉइंट से मिला लेंगे। ओके, तो ये मेरा क्रॉच का देखिए मैंने लाइन ड्राइंग कर दी है, यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब हम सीधा ऊपर की ओर भागते हैं। ऊपर की ओर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक के लिए। 2 इंच हमारा केसिंग इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। केसिंग हमने मिला ऐड कर दी ऑलरेडी। अब ये 2 इंच होगा वो बैक के बेल्ट के शेप के लिए। ओके, तो हमने इस तरह से जॉइंट ऐसे 2 इंचेस का मार्क लगाएंगे और ये 2 इंचेस का मार्क एकदम स्लैंट लाइन में ज्वाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए हमने ड्राइंग कर दिया है। तो ये फाइनली हमारा ड्राफ्टिंग फिनिश हो जाता है। ड्राफ्टिंग के बाद बारी आएगी कटिंग की। तो ये आप देख लीजिए, ये पूरा डायग्राम रेडी है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर का भाग, ये देखिए 2 इंच बेल्ट दोनों में इंक्लूडेड हो गई है, एंड ऊपर हमारा बैक का शेप। अब बारी आती है इसी कटिंग की। तो कटिंग के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये लाइन से हम कटिंग करना शुरू करेंगे। ऊपर से स्लैंट लाइन से नीचे पहले बैक का क्रॉच कट होगा और उसके बाद ये बैक के ही हम नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कट हो जाएगा, सबसे पहले बैक और उसके बाद फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग की शुरुआत कर लेते हैं हम। तो देखिए इस तरह से अपनी कटिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए आपकी जो कटिंग है वो 4 लेयर्स आपके पास है इस वक्त आपने कटिंग किया जब हमने। ओके, ये 4 लेयर, 2 फ्रंट के 2 बैक के। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 लेयर्स हैं उसमें से 2 लेयर नीचे से हटा देंगे। तो ये जो 2 लेयर है वो हटा दीजिए नीचे से, और वो हमारे हो जाएंगे बैक। और ऊपर के जो 2 फ्रंट लेयर हैं उसको हम फ्रंट कर, जो ऊपर के जो 2 लेयर बच जाते हैं उसको हम फ्रंट बना देंगे। तो फ्रंट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल जादू है एक छोटा सा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा ड्राफ्ट है वो उसके अनुसार फ्रंट को कट कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे, क्रॉच का शेप दे देंगे, एंड ऊपर से जो एक स्लैंट लाइन जो भाग रही थी उस भागती हुई स्लैंट लाइन को भी आपने कट कर देना है। केसिंग रहने देनी है, ओके, केसिंग कट नहीं करनी है, इस तरह से। अब बारी आती है सिलाई स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लगाएंगे म्यानी। ये म्यानी आपने इस तरह से लगानी है, एक म्यानी फ्रंट में लगेगी, एक म्यानी बैक में लगेगी। ओके, कोई भी एक पार्ट में लगा दीजिए आप फ्रंट के। इस तरह से पहले आप दोनों म्यानी को पिनअप कर लेंगे। तो पिनअप करने से क्या होगा, आप हमारा काम आसान हो जाता है। एक दूसरी म्यानी, इसको भी आप पिनअप कर देंगे
तो इस तरह से राइट के ऊपर राइट रखते हुए पिन अप करना है और फिर हम इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि म्यानी को खींच तान के नहीं लगाना है। कभी भी कोई भी फैब्रिक हम खींच के नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये म्यानी को ऊपर रखा हमने इस तरह से और हमने सिलाई लगाना शुरू कर दिया। हमेशा सिलाई की स्टार्टिंग और एंड में लॉक कर देंगे हम। तो इस तरह से आपने सिलाई लगा के इसको डबल सिलाई कर देनी है। ये देखिए, फिर से एक बार सिलाई करके डबल सिलाई कर देंगे हम इसको और फिर हमने इसको इंटरलॉक भी कराना है। अब दूसरा पायचा हम इस पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए एक में एक साइड जुड़ चुका है म्यानी के साथ में। अब दूसरा साइड भी हम लेंगे सेम वे में, राइट के ऊपर राइट रखते हुए रॉन्ग साइड से सिलाई शुरू करेंगे। अब ये नीचे का पार्ट नीचे ज्वाइन होगा उसके और फिर हम ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये सिलाई हमारी सीधी जाएगी ऊपर तक, म्यानी से होते हुए ऊपर कंप्लीट कर देंगे हम इसको, जहाँ तक हमारा केसिंग जा रहा है बेल्ट का। ओके, तो यहाँ से रखा, लॉक किया, लॉक करने के बाद आप आगे बढ़ते रहेंगे, सिलाई चलती रहेगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगाई और फिर लॉक करेंगे। अब जहाँ पर आपकी म्यानी, जहाँ मैंने पिन अप किया है वहाँ पर हमारी म्यानी एंड होती है, तो वहाँ पर आपने लॉक कर देना है उसको। ओके, ये देखिए मेरी पिन आप देख सकते हैं। तो वो पिन आपने हटा देनी है और वहाँ से आपको लॉक कर देना है। ये पिन हटा दीजिए और लॉक कर दीजिए म्यानी को और फिर ऊपर तक आ जाएंगे, यानी हम अपनी केसिंग तक आ जाएंगे। जो बेल्ट की केसिंग बनाई है वहाँ तक आपने सिलाई करके लेके आ जाना है। सेम प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे दूसरे पायचे के लिए भी। यानी ये हमारा एक रेडी हो गया पार्ट। आइदर फ्रंट समझ लीजिए, आइदर आपने जो भी आपने सिलाई शुरू की है, आइदर फ्रंट आइदर बैक, ठीक है। अब ये आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे। ये देखिए ये रही हमारी म्यानी, ठीक है। सेम वे में दूसरी ओर भी कंप्लीट कर लेंगे हम। अब जब आपकी दोनों म्यानी लग जाएंगी तब आप क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर मिलाकर दोनों म्यानी को सिलाई, हम पायजे की जो इनर सिलाई है, यानी जो थाइस के वहाँ से हमारी जो सीम सिलाई होती है वो हम शुरू कर देंगे सिलाई करना। ओके, आप देख सकते हैं हमारे ये दोनों पायचे रेडी हो चुके हैं। एक के ऊपर एक रखा और आप सबसे पहले अपने क्रॉच का सेंटर को इस तरह से पकड़ लेंगे, पिन अप करेंगे। आइदर सेंटर से आ जाइए या फिर बाद साइड से आ जाइए, पर मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि आप हमेशा सेंटर से ही आए। सेंटर से आकर आप पहले म्यानी को सिलाई कर देंगे, फिर हम नीचे आएंगे। ये इनर सीम की बात कर रही हूँ मैं। इस तरह से मिलाते हुए हम नीचे आ जाएंगे और बस जब भी आप ये क्रॉच की सिलाई लगे तब भी आप कहीं से खींचिए मत इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर आपने थोड़ा बहुत खींच देते हैं हम कई बारी, तो क्या होता है कि वो फिर वही आपको मुश्किल आ जाएगी कि लाइक थाइज में से थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है वो, ठीक है। तो इस तरह से पहले मैंने म्यानी को ही मैं सेंटर से सिलाई कर रही हूँ और यदि आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप अपने जैसे नॉर्मल सिलते हैं वैसे भी सिल सकते हैं। साइड से आते हुए फिर मिडल में आएंगे, लेकिन यहाँ मैं मिडल से नीचे की ओर जाऊंगी। अब आप देख सकते हैं मेरे दोनों पायचे जुड़ चुके हैं। ओके, अब बारी आती साइड की सिलाई लगाने की, तो आप साइड की सिलाई भी लगाना हम शुरू कर देंगे। ये लिया और हमने यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू कर दिया। तो यानी फाइनली आपका एक ये फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा प्लाजो का। और फिर क्या रह जाएगा, केसिंग एंड नीचे से मोहरी राउंड को फोल्ड करना। ये सबसे इजी प्लाजो है
क्योंकि केसिंग अंदर इंक्लूडेड है, तो हमारा वो जो अलग से हम जो कपड़ा लेते हैं बेल्ट का, वो उसकी हमारी थोड़ी झंझटमारी कम हो जाती है। सॉरी। अब आपने क्या करना है, ये होने के बाद इलास्टिक लगाएंगे हम केसिंग के लिए। तो इलास्टिक केसिंग के लिए जो भी आपका कमर का राउंड आता है, जो भी आपकी कमर है, उसमें से आप 4 इंच माइनस कर देंगे और उसी लंबाई का हमने इलास्टिक लेना है। ठीक है, अभी इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बाद में दिखा देती हूँ। पहले इलास्टिक ले लीजिए आप, ये इलास्टिक है अपना। ओके, जो भी आपकी कमर राउंड है उससे 4 इंच कम। अब फिर हमने इसको पहले जो भी आपका मेजरमेंट से काटा, फिर इसके ऊपर ओवरलैप करके आपने सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है। तो यानी हमारी ये की गोल रेडी हो जाएगी इलास्टिक के बैंड। ये 1 इंच चौड़ा मैंने इलास्टिक लिया है। अब आप क्या करेंगे, अपने इस पैंट के अंदर हम इसको इस तरह से रख देंगे। ओके, इसके अंदर से निकाल लेंगे इलास्टिक के अंदर से हमारी प्लाजो को, और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। अब इसमें फोल्ड करने के कैसे हम क्या करेंगे, इस बारी इस तरह लिया और फिर हमने इसको रख के आप फोल्ड करना शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली भी, या फिर और एक ऑल्टरनेट मेथड है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आपको ये भी समझा देती हूँ, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। बट इसमें कई बार क्या होता है, सीम अच्छे से फोल्ड नहीं होती है। तो मैं इस बार क्या करूँगी कि ऊपर की जो सीम है, ये देखिए, ये 2 इंच का जो गैप है, वहाँ पर आपने इलास्टिक इस तरह रखना है और फिर हमने इसको फोल्ड करना है। तो मैं इस बार पहले जो ऊपर की जो सीम है उसको फोल्ड कर लूँगी और फिर बाद में इलास्टिक को फोल्ड हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे इलास्टिक के ऊपर से। तो ये देखिए, सबसे पहले ऊपर की जो ये सीम है उसका फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ये पूरा गोलाई में इसको घुमा देंगे। जितनी भी आपका ये पैंट है पूरी गोल में इसको आप सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। ऐसे लिया और ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे हम इसको फोल्ड करते रहेंगे। ये पूरे एंड तक आपने इसको फोल्ड कर देना है ऐसे। ओके, ये एंड तक फोल्ड कर देना है। एंड देन फिर हम अपना अब जो इलास्टिक है वो अब इस तरह से रखेंगे। तो अब जो आपने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे आप। तो ये आपका एक काम एकदम इजी हो जाता है, कोई तकलीफ की दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको। और बस आप थोड़ा थोड़ा खींचते रहेंगे, सिलाई लगाते रहेंगे इलास्टिक अंदर। अब बस इस बात का ध्यान रखना है कि इलास्टिक राइट साइड की ओर रहेगा और सुई की ओर ना आए। वो लेफ्ट साइड में हमारी सुई है तो उस तरफ नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और हल्के हल्के से खींचिए उसको, बहुत जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इलास्टिक है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते हुए आगे आना है। यानी फोल्ड तो मैंने पहले ही कर चुकी हूँ। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना है। सिलाई लगाएंगे धीरे धीरे और हमारा ये इलास्टिक उसके अंदर इनकम्पास होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये मेरी बेल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सर, इलास्टिक की हमें जो सिलाई लगाने वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब वो होने के बाद आप क्या करेंगे, आपके इलास्टिक के ऊपर भी हम हाथों हाथ सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा वो एक फिनिश हो जाए इश्यू इलास्टिक का। तो मैंने इलास्टिक के ऊपर ये देखिए, पहले आपको खींच के दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ सके। ये देखिए, इस तरह से सी आपने इसे खींच दिया तो आपकी जितने भी सारी जो प्लिट्स आती हैं इसके अंदर, ये देखिए, तो वो एग्जैक्ट हो जाती है। और फिर हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा इलास्टिक फर्मली वहीं पर रहे। इसको हम परमानेंटली वहीं पर लगा देते हैं, इसीलिए हम सिलाई लगा देते हैं ताकि इलास्टिक हिले डुले ना।
नहीं तो हम पहनेंगे तो वो क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक। तो इस तरह से खींच खींच के हल्के हल्के हाथों से खींचे इलास्टिक को एंड सिलाई लगाना शुरू करते रहिए। तो फाइनली हमारा इलास्टिक फर्मली बैठ जाएगा फैब्रिक के साथ में। तो ये देखिए ऑलमोस्ट डन। ये बढ़िया, देखिए कितनी मस्त चुन्नट आ रही है। और फाइनली आप अपना नीचे का एंकल राउंड इसको हम फोल्ड कर देंगे, सॉरी एंकल राउंड नहीं, मोहरी राउंड, हाँ वही एंकल राउंड, मोहरी हम फोल्ड कर देंगे और आपका अल्टीमेटली एकदम इजी प्लाजो रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि मैंने इसमें आप में बताया था कि लास्ट में बताती हूँ मैं आपको, तो नोट कर लीजिए। देखिए यदि आपका फैब्रिक प्रिंटेड है और डिज़ाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो प्लीज़ आप फ्रंट एंड बैक अलग अलग कट करिए। ओके, यहाँ तो मेरा प्लेन फैब्रिक था तो मैंने चारों लेयर्स रख के एक साथ कट कर दिया, चलता है। लेकिन अगर डिज़ाइन में प्रिंटेड है तो ध्यान रख के कट कीजिए। अब यदि आप चाहो तो आप प्लेन में भी फ्रंट एंड बैक अलग कट कर सकते हो, उस कोई इश्यू नहीं। मैंने यहाँ इकट्ठे दिखा दिया है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जो ऊपर हमने जो केसिंग ऐड की है पैंट के बेल्ट के लिए वो आप ध्यान से ऐड कर दे। सेकेंडली, जब आप प्रिंटेड वन डायरेक्शनल फैब्रिक के ऊपर अपना ये पैटर्न बनाएंगे प्लाजो का, तो सबसे पहले आप फ्रंट को ड्राफ्ट करेंगे, फ्रंट को कट करेंगे 1 सेकेंड फैब्रिक फोल्ड कर कर, देन फिर आप बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक की ड्राफ्टिंग करने के लिए आप ये सीधा सीधा पहले फ्रंट रख दीजिए अपनी फैब्रिक के ऊपर एंड देन फिर जो बैक का क्रॉच का शेप है वो मार्क कीजिए, 2 इंच आगे बढ़िए, नीचे की लाइन खींच दीजिए एंड ऊपर 2 इंच हमने जो बढ़ना है बैक के लिए जो स्लैंड शेप देते हैं वो आपने कर देना है, अपार्ट फ्रॉम जो हमने केसिंग ली है उसके अलावा की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप फ्रंट को हटा लीजिए और बैक कट कर दीजिए। ओके, तो ये आपका दोनों पार्ट अलग अलग कट करने का तरीका हो गया। अब यदि आप चाहें तो इसके अंदर आप पॉकेट भी ऐड कर सकते हैं। पॉकेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड यदि आपको ये सिलाई करते वक्त, अब हाँ एक और ज़रूरी बात कि वो जो थाइस के वहाँ से खींचता है, तो थाइस के वहाँ से खींचने का एक और रीज़न भी है कि यदि हम जब क्रॉच से जोड़ते हुए नीचे आते हैं, अब पहले आप ना मेजर करके देख लीजिए आपका फैब्रिक कहीं नीचे से बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। यदि होता है, आगे पीछे हो रहा है, तो भी उसको उसकी वजह से वो नीचे से खींचा खींचा रहता है। अब आप जब नीचे तक सिलाई लगाएंगे और जब हम मोहरी राउंड को, एंकल राउंड को फोल्ड करते हैं, तब आप ध्यान से फोल्ड कीजिए, उसको खींचतान करके मत कीजिए। यानी इन शॉर्ट क्रॉस से लेके नीचे तक आपने कहीं भी खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगानी है। तो मैं आपको कहती हूँ कि आपका ये बिल्कुल भी जो थाइस के वहाँ से जो स्ट्रेचिंग होता है वो नहीं होगा। अब बात आती है म्यानी की। म्यानी जो लगाते हैं हम, वो म्यानी की जो ट्रायंगल होता है ना, ठीक है ना, 2 आर्म्स होते हैं और नीचे का बेस होता है ट्रायंगल का। तो जो नीचे का जो बेस है वो थोड़ा काउ शेप में हल्का सा रहता है, और जो 2 उसके जो हैंड्स हैं, आप जिसको बोल सकते हैं ट्रायंगल के जो 2 पार्ट्स हैं, तो वो आप हमारे बायस में करते हैं, तो वो स्ट्रेच होते ही हैं। तो जब भी आप म्यानी लगाएं तो उसको आप खींच के नहीं लगाएंगे, बड़े आराम से लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से यदि आप उसे खींचेंगे तो डेफिनेटली अपना क्रॉच का एरिया भी अफेक्ट होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें कटिंग करते वक्त और सिलाई करते वक्त, तो आपको ये जो स्टिचिंग इश्यू है वो नहीं फेस करेंगे आप। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि सपोज़ पसंद नहीं आया मेरा वीडियो या कुछ पार्ट आपको पसंद नहीं आया है, तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको क्या पसंद नहीं आया, सो दैट मैं अगले वीडियो में वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं आई वो हम नहीं रखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी सीइंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।